हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले कक्षा 7 के भाग 2 के 9 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं 10वां और अंतिम वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को मैंने ऐड करने की कोशिश किया है, जो कि मुझे लगता था कि शायद एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि एनसीईआरटी को एज ए न्यूज़ रीडर पढ़ाना तो अच्छी बात होती नहीं है। कई फैक्ट्स ऐसे होते जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाते समय वो चीज़ें कभी या तो स्किप कर जाती हैं या उनका क्रम बदल जाता है। तो जब क्रम बदल जाएगा तो उन चीज़ों को पीछे ले आकर पढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं है हम एक बोर्ड पर उन चीज़ों को ऑलरेडी लिखे रहें, जिससे कि पैरेलल में एनसीईआरटी के साथ इसको आपको बताता रहूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आ सके और जो चीज़ों को मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें मैं सफल हो सकूँ। तो आइए, मैं समय नहीं बर्बाद करूँगा आप लोगों का, सीधे मैं टॉपिक पे आऊँ, क्योंकि मुझे समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं लगती है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, वो क्या कह रहे हैं, 18वीं मतलब 18th सेंचुरी में किस प्रकार के नए पॉलिटिकल सिस्टम आए हैं, गठन हुआ, किस तरह के अलायंसेस बने हैं या किस तरह के राजनीतिक चेंजेस आए, वो उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। पूर्वार्ध का मतलब क्या हुआ कि जैसे 50 है ना, तो अब शताब्दी 100 साल का है, तो उसके 50 के पहले की बात वो कर रहे हैं। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। अब ये देखिए, वो मानचित्र की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप देखिए कि उसके पूर्वार्ध में क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो वो उन बातों को इस मैप के सहारे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, पहले ही कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 में कहाँ थी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी। लेकिन इन राज्यों के उदय के साथ इनकी सीमाएं सिमट गई। तो वो राज्य मुख्य रूप से कौन थे, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे कि सिख है, अवध है, बंगाल है, वो आगे की चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं कि ठीक इसी समय जो है ब्रिटिश इंडिया का उदय भारत में होना शुरू हो गया था। हाँ, हमें यह दर्शाते हैं कि क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। मतलब वो कह रहे हैं कि वैसे तो चेंजेस होते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का जो राजनीतिक सिस्टम था उसमें बहुत ही तेजी से रैपिड चेंज आया है। वो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु से हुई थी, से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि देखिए, इन्हीं चीज़ों को मैंने ऐड किया है कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु कहाँ पर हुई है उसकी, देखिए, अहमदनगर महाराष्ट्र में। और उसको दफनाया कहाँ गया था, खुलदाबाद, जिसको औरंगाबाद कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ऐड करने के लिए मैंने इस बोर्ड का सहारा लिया है, जिससे कि चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, ठीक।
अब ये चेंजेस की बात वो कर रहे हैं। अब वो कहते क्या है, अब वो कहते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 की बातें करते हैं। तो देखिए 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? वह था अहमद शाह अब्दाली, जिसको कि अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। और ये था कौन? ये नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह का यह सेनापति था, ठीक है। और इस लड़ाई में देखिए कि रिजल्ट क्या होता है कि ये लड़ाई इस लड़ाई में जो है मराठा लोग हार गए। सदाशिवराव भाऊ जो कि मराठा सेनापति था और इब्राहिम गाजी की भी सेना थी, इसमें सदाशिवराव भाऊ मारे गए, विश्वासराव मारे गए और साथ में इब्राहिम गाजी की फिर डिफीट हुई। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पानीपत की लड़ाई की तीसरी लड़ाई के पहले अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 3-4 हमले और भी किए थे। 1748, 49, 52 ये इसने क्या है पश्चिमोत्तर के पंजाब के क्षेत्र में इसने हमला किया था। 57 में इसने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया और जब दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो एक सिंबॉलिक रूप में, एक तरह से प्रमुख के रूप में इसने आलमगीर सेकंड को एक प्रमुख नियुक्त करके चल दिया, जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव था। अब आप ये समझ रहे कि मैं इस बोर्ड का सहारा मैं क्यों ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद अब आता है अब यहां पर आप देखिए वो कह रहे हैं इन क्षेत्रों को आप देखिए ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र मध्य 18वीं शताब्दी। अब आप ये देखिए कि मध्य इस क्षेत्र पीरियड में आते आते क्या है ब्रिटिश ने मतलब अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। ये देखिए क्या है, पटना से लेकर बिहार, मुर्शिदाबाद, बंगाल का ढाका एरिया है और इसके साथ जो है ये उत्तरी सरकार जिसको कहते हैं इन क्षेत्र तक पर ब्रिटिश अपने नियंत्रण में ले चुके थे। मतलब क्या है, वो उन्हीं चेंजेस की बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य सिमट रहा था और इस बीच में हुआ क्या है, माना की चर्चा हम बाद में करेंगे। इसी बीच में कई शक्तियां उभरी हैं और स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हुए हैं और मराठों के पराजय के साथ साथ ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका मिल गया, क्योंकि वो जान गए थे कि मराठा ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मराठा हार चुके थे, मराठा कमजोर हो चुके थे और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के ये आक्रमणकारी थे वो यहाँ से जा चुके थे। मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, मतलब कहते क्या है कि जब स्थानीय लोग जो है उभर रहे थे तो इनका पतन शुरू हो गया था। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने डेक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। कहते क्या है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण औरंगजेब की दक्षिण नीति रही है, क्योंकि वो मराठों को विशेष रूप से शिवाजी को दबाने के लिए ज्यादा समय अपना केंद्रित वहीं पर करता रहा और अंत में उसको कोई विशेष सफलता भी नहीं मिली और मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। अब वही मनसबदार जिनको की एक तरह से वो स्थानीय शासन संभाल रहे थे, जिनके पास की अपनी सेना थी, आर्थिक शक्तियां थी और तमाम ही अनेक शक्तियां भी दी गई थी। अब चूंकि केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही थी तो ये मनसबदारों को ये लगा कि हम स्वयं क्यों नहीं शासक के रूप में सामने आ जाए।
सूबेदार के रूप में नियुक्त, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात, अभिजात देखिएगा, सूबेदार कौन है, जो अभिजात है मतलब कुलीन है, अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन क्या है, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। अब देखिए क्या है कि अब शासन क्या है, विकेंद्रित हो रहा है, अब केंद्रीय शासन कमजोर हो रहा है। केंद्रीय शासन कमजोर होने के कारण क्या है कि अब सूबेदारों को ही स्थानीय शासन का अधिकार मिल गया, तो ये स्वयं में ही शासन बनने की कोशिश करने लगे, शासक बनने की कोशिश करने लगे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती हो गई। माना कि शुरुआती दौर में जो है इनको तो एक स्थानीय शासन संभालने के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही है तो ये स्वयं में ही शासन संभालने के प्रयास करने लगे और स्वतंत्र रूप में एक शासक के रूप में उभरने लगे तो अब इन्होंने क्या किया, चूंकि इनके पास राजस्व, सैन्य और मतलब तमाम आर्थिक एक तरह से सभी शक्तियां इनके पास केंद्रित थी, तो इन्होंने केंद्रीय शक्ति को ओवरलुक करना शुरू कर दिया। अब केंद्रीय शक्ति में ताकत ही नहीं थी कि वह उतनी दूर से जाकर के इनको नियंत्रण कर सके, क्योंकि मैंने बताया कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, इससे मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। किस क्षेत्र में हुआ है, देखिए आंदोलन, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। उत्तरी तथा पश्चिम भारत के क्षेत्र में क्या हुआ, जमींदारों और किसानों को विद्रोह हुआ, कृषक आंदोलन हुआ, इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अब क्या है कि कभी कभी तो ये लोग प्रयास ये कर रहे थे कि हम जो है इतना जो कर हमारे पर आरोपित किया गया है हम वो कर नहीं देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय सरदार जिनको की एक सत्ता के रूप में शक्ति प्रदान कर दी गई थी, ये स्वयं को भी सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, स्वतंत्र बनने की कोशिश कर रहे थे। और इस अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। अब देखिए क्या है, केंद्रीय शासन कहता है केंद्रीय शासन कमजोर हो चुका है, तो जब केंद्रीय शासन कमजोर हो चुका है तो निश्चित रूप से क्या है कि जो स्थानीय सरदार हैं, स्थानीय शासक है, स्थानीय जो प्रशासक है, वो स्वयं में इसी स्थिति में आ चुके थे कि वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास कर रहे थे और उसमें काफी कुछ वो सफल भी हो गए। और उसका कारण क्या हुआ, देखिए कह रहे हैं कि धीरे धीरे राजनैतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों तथा स्थानीय, तो जब इनके अंदर सब कुछ शक्ति आ गई और इनको लगा कि अब उनके ऊपर जो है केंद्रीय शक्ति मतलब मुगल साम्राज्य उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए। अब देखिए कहते हैं भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस प्रकार शब्दों में किया है। अब देखिए क्या है कि कहते क्या है कि साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन, अरे भाई जब स्थानीय शासक जो स्थानीय सरदार है, स्थानीय कृषक है, यह जब उनको केंद्रीय शासन को अब कुछ दे ही नहीं रहे, तो केंद्रीय शासन जब आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तो उनकी सैन्य व्यवस्था भी डगमगा गई और उनको उनके अंदर ये ताकत नहीं रह गई कि वो स्थानीय सरदारों या सूबेदारों पर अपना नियंत्रण रख सके। तो अब स्थिति क्या बन गई वो उसी की चर्चा कर रहे हैं।
बड़े जमींदार निस्सहाय और निधन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब जो जमींदारी दी गई थी कि भैया आप जो है राजस्व वसूल करके केंद्रीय शासन को दीजिए, वो इतने कमजोर हो गए कि किसान वर्ष में 2 फसल उगाते, लेकिन किसान इतने मजबूत हो चुके थे कि वो इनको कुछ भी नहीं देते थे। अनेक स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बनते रहते हैं। अब गुमास्ता क्या है? देखिए, हमने लिखा हुआ गुमास्ता क्या, एक एजेंट होते हैं, प्रतिनिधि। और ये किसका शब्द है? फारसी शब्द है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि यह किस भाषा का शब्द है और गुमास्ता का अर्थ क्या है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। कहते क्या है कि स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों का जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? वो कह रहे हैं कि जमींदारों के विरुद्ध स्थानीय सरदार और किसान इतने मजबूत हो चुके थे कि जिन जमींदारों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वह राजस्व वसूल करके केंद्रीय शासन को मजबूत करेंगे और स्वयं अपने लिए भी, जैसे मनसबदारों की बात किया ना कि मनसब होता था कि जात है सवार है, तो जब उनको खुद पैसा ही नहीं मिलता था तो वो अपनी न तो सेना को मेंटेन कर सकते थे और न ही जो है वित्तीय चीज को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो जब बचा ही नहीं था तो ये मनसबदार या जमींदार टाइप के लोग जो थे, जो कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय शक्ति को सपोर्ट करते थे, ये खुद इतने निसहाय हो चुके थे कि न इनके पास सेना थी और न इनके पास अर्थव्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में केंद्रीय शासन का कमजोर होना स्वाभाविक ही था। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद, अब देखिए नादिर शाह के आक्रमण के समय पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय मुगल शासक कौन था? ये एनसीईआरटी की चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस समय दिल्ली पे जो शासन था 1719 से लेकर के 1748 तक मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, है ना। इसी के कार्यकाल में 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक, अब कहते हैं कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई, जिसको कि मैंने ऑलरेडी चर्चा करके बोर्ड में बना दिया है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, अब देखिए नादिर शाह के आक्रमण की चर्चा कर रहा है, इसका क्या रिजल्ट हो रहा है। कहते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो एक विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस प्रकार से किया है। अब देखिए, माना कि उसे वर्णन किया है, लेकिन इसको अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस समय इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं कि कितना क्या हुआ। लेकिन उसने जो चर्चा किया है उसका तात्पर्य कहने का यही है कि किस बड़े पैमाने पर उसने लूटपाट किया है। उसको देखिए आप, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के,
लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतना बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। अब देखिए, तख्ते ताउस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को लिखा कि इसको किसने बनवाया था। मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। इसके और खास बात क्या है कि सबसे पहले इसको कहाँ रखा गया था, वो आगरे के किले में रखा गया था, बाद में इसको दिल्ली के लाल किले में रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है, अगर आप तख्ते ताउस को आप देखेंगे, अभी इसमें दिखाएगा शायद कि इसके पिछले भाग में जो बैक पोर्शन है उसमें दिखाया गया कि दो पिकॉक, इसीलिए पिकॉक थ्रोन भी इसको कहा था, कि दो मयूर जो है उनको दिखाया गया कुछ डांसिंग मुद्रा में, मतलब नृत्य की मुद्रा में नाचते हुए दिखाए गए हैं। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को अलग से लिख दिया है कि कोई चीज़ हम भूल न जाए, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, एक नादिर शाह का चित्र बनाया गया 1779 का, खैर इससे कोई मतलब आपका नहीं है। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारिस्थितिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। अभिजातों के बारे में मैं बता चुका हूं कि कुलीन वर्ग था, एक था मनसबदार लोग थे, ठीक है ना। अब वो कहता है कि अभिजातों की भी दो वर्ग थे। अब देखिए, इसी वजह से इनका ये कमजोर होते गए। अभिजातों का भी एक वर्ग नहीं था, उसमें भी दो समूह थे। कौन कौन समूह थे उसको हम देखते हैं। कहता है कि एक समूह ईरानी और तुरानी मतलब तुर्क मुल्क के लोग जो थे, जो तुर्की के थे, उनको क्या कहा गया, तुरानी कहा गया है। काफी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपना अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर 1713 से 19 और आलमगीर द्वितीय 1754-59 की हत्या हो गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। अब देखिए, मैं इन्हीं बातों को आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखिए, आलमगीर की बात यहाँ पर कर रहा है ना, ये वही आलमगीर है, आलमगीर सेकंड, कि मतलब अभिजात वर्ग जो इतना मजबूत हो गया कि उसने वो एक तरह से उनका भूमिका कैसे लाई कि किंग मेकर हो गया। माना कि किंग मेकर ने उन्होंने किसी किंग नहीं बनाया, लेकिन उनके जो दो ग्रुप बन गए, वह ग्रुप इस तरीके से बन गए थे कि वो केंद्रीय शासन को अपने उंगलियों पर नचा रहे थे। और चूंकि ये भी एक तरह के नहीं थे, एक ईरानी थे और दूसरा तुरानी थे, तो इनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करना भी बहुत मुश्किल काम था। इसकी वजह से दिखा रहा है कि दो शासकों की हत्या भी कर दी गई, क्योंकि उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। और ये अभिजात वर्ग या मनसबदार टाइप के जो लोग थे, ये काफी मजबूत हो चुके थे उस समय। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि ये जो है शाह आलम द्वितीय, अभिजातों ने इन्हें अंधा कर दिया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऐसे लोग जो है, शाह आलम सेकेंड एक शासक है, उन पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस शासक को जो है अभिजातों ने अंधा कर दिया, इसीलिए मैंने लिख दिया है शाह आलम सेकेंड को अंधा कर दिया गया है। नए नए राज्यों का उदय। अब देखिए, यहां पर दिखा रहा है कि एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। अब ये देखिए कि फर्रुखसियर जो शासक है, वो अभिजात का किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, है ना। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी थी। नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्यों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी, जिसकी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं।
18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि केंद्रीय शासन के कमजोर होने के कारण सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार जो है काफी मजबूत हो गए, और उसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य में 3 तरह के सत्ता संभालने वाले लोग पैदा हो गए। वो कौन कौन से ग्रुप थे और कहां से कैसे पैदा हुए, वो उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहले में वो कह रहे हैं कि अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वीर राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। देखिए क्या है, ये शासक करे पहले ग्रुप में वो लोग हैं जो कि मजबूत तो थे, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगल शासक के केंद्रीय सत्ता को चैलेंज नहीं किया और इनसे परस्पर संबंध बनाए रखे। अंत में भले इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन अंतिम समय तक इन्होंने प्रयास किया या कोशिश किया कि हम केंद्रीय सत्ता से जुड़े हैं। एक तरह से इन्होंने उनको जो है मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश किया, धीरे धीरे मजबूत करते गए और अंत में अपने को अलग कर लिया उन्होंने। दूसरे में ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन और जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। अब कहते क्या है कि मुगलों का जो पुराना शासन था, ये राजक तो नहीं थे, लेकिन ये स्वतंत्र थे। कैसे स्वतंत्र थे, वो उनकी बात कर रहा है कि ये वतन, नंबर 1 वतन और जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे, दूसरे ग्रुप हो गया। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप कौन सा पैदा होता है, कहता है तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबी सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। अब कहते क्या है, इन तीनों की जो चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये पहले से मजबूत कहीं नहीं थे। ये नहीं कि इनके पास वतन था, जागीर था या सूबेदार थे, जमींदार थे, मनसबदार थे, नहीं। ये पहले क्षेत्रीय शक्ति के रूप में एक सरदार के रूप में उभरे हैं, और सरदार के रूप में उभरने के बाद इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। सैन्य शक्ति को बढ़ाया है तब निश्चित रूप से इनका संघर्ष मुगलों से हुआ है, और मुगलों को इन्होंने पराजित किया और एक स्वतंत्र शासन के रूप में ये सामने आ गए। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। अब देखिए, वो उन्हीं की चर्चा कर रहा है कि जिन लोगों ने अंतिम समय तक मुगल साम्राज्य का मुगल साम्राज्य को पकड़े रखा, तुरंत उन्होंने अपने स्वतंत्र घोषित नहीं किया, वो उनकी चर्चा कर रहा है। वो कौन है, देखते हैं। अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल और आसफ जहां हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आप देखिए था ना, अब वो दूसरी चर्चा का, आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 67,000 का दर्जा मिला हुआ था। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसको मिला था चर्चा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कि आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान, इनको कितने का दर्जा था, 7,000 जात का दर्जा मिला था, जबकि सआदत खान की जात का दर्जा 6,000 था। ये आपको याद करना पड़ेगा किसको किस का दर्जा मिला था। मतलब 2 को तो 7,000 का मिला है और तीसरे को 6,000। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आयु का डिटेल में चर्चा कर रहे हैं वो। ठीक, अब इसको हमने एक चार्ट बना दिया। देखिए जो मुगल प्रांत से के जो अभिजात थे उन्हीं की चर्चा कर रहा है। हैदराबाद में कौन है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, 1724 से
48 तक इनका जो है 48 तक है। अवध का संस्थापक कौन है? बुरहान उल मुल्क सआदत खान 1722। बंगाल में मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसको एक हमने चार्ट के रूप में भी बना दिया जिससे कि आप आसानी से समझ सके। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से 48, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार का। किसके दरबार का? मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार का। एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम, अभी इसको आपको सबसे पहले क्या है कि फर्रुख सियर के कार्यकाल में था। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया? सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। इसका मतलब वो बता रहा है कि इसके पहले वो क्या था? फर्रुख ये अवध का सूबेदार था और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया। बाद में कहा दिया है दक्कन का कार्यभार। 1720 और 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य कहाँ पर केंद्रित था? दक्षिण के प्रांतों में। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। अब पॉइंट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले कहाँ का सूबेदार था? अवध का था। ठीक है, और दक्कन के प्रांतों के सूबेदार होने के नाते ही इसके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का काफी नियंत्रण प्राप्त था। दूसरा, आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से ले आया था और वे दक्षिण भारत में नए अवसर से प्रसन्न थे। देखिए इसकी राजनीति क्या थी? कुशल सैनिकों कहाँ से लाया? उत्तर भारत से लाया और दक्षिण भारत में ले आकर के इसने इसको स्थापित कर दिया, जहां पर कि इनको तमाम सुविधाएं दी गई तो वो निश्चित रूप से इसके क्या हो गए? इसके आसक्ति में चले गए। मतलब कि इसके लिए वो जान देने के लिए पूरा तैयार हो गए कि ये उनके वफादार हो गए। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीर प्रदान की। अब देखिए इन सैनिकों को भी उसने क्या किया? अब उन सैनिकों को पावर भी दे दिया। कहा भाई चलो तुमको मैं मनसबदार भी बना रहा हूँ, जागीर भी दे रहा हूँ। सैनिकों को और क्या चाहिए था? हालांकि वो अभी मुगल साम्राज्य का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। अब देखिए इनको खुद जो है मनसबदारी दी गई है, लेकिन ये मनसबदारी में भी मनसबदारी देना शुरू कर दिया, जिससे कि ये लोग इनके वफादार हो गए। न तो वह कोई दिल्ली से निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए निर्णयों की पुष्टि कर देते थे, क्योंकि मुगल शासक के पास इतनी ताकत ही नहीं रह गई थी कि वह इस पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, इसलिए जो उसने कर दिया, बस इनको लगता था चलो ये मेरे अधीन कार्य कर रहा है, मेरी सत्ता को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो जानते थे कि सैन्य रूप से अब इन पर नियंत्रण करना असंभव सी बात है। हैदराबाद राज पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में संलग्न रहता था। अब देखिए इनका संघर्ष किससे हो रहा है? कह रहा है कि तेलुगु सेना नायकों से। किसका? हैदराबाद, क्योंकि उसी क्षेत्र में थे ये लोग। ठीक है, पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। पर इनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। अब देखिए ब्रिटिश शक्ति, सैन्य शक्ति का प्रभाव यहाँ पर देखिए क्या है कि वह इन पे तो नियंत्रण कर रहा है, लेकिन जब कोरोमंडल के तरफ वस्त्रोत्पादक मतलब कि क्लॉथ इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, तो वहां पर नियंत्रण करने में उनके बाधा कौन बनता है? ब्रिटिश शक्ति। ये देखिए ब्रिटिश शक्ति के उदय को दिखा रहा है।
अब ये थोड़ी सी चर्चा कर रहा है कि निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790 का है। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। उस समय का 100 रुपए कितना बड़ा वेतन रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि यह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह किसकी चर्चा की गई है, यह किसके बारे में कहा गया है, तो आपको ये देखना है कि यह हैदराबाद निजाम के बारे में इसकी चर्चा की गई है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अवध। ये दूसरे सत्ता की बात कर रहा है। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध की सूबेदार नियुक्त किया गया था। अब ये इनको कब बनाया गया? 1722 में अवध का सूबेदार। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था, ठीक है, जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि अवध एक समृद्धशाली कैसे था? क्योंकि यह गंगा नदी के उपजाऊ क्षेत्र के मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी मार्ग से होकर गुजरता था। इनको देखिए क्या है, अब अवध को क्या फायदा हो रहा है? इनको अपनी भौगोलिक परिस्थिति का फायदा हो रहा है। निजाम को तो वहां पर अंग्रेजों ने रोक दिया, लेकिन यहाँ पर इनको रोकने वाला, अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि ये गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था इनका साम्राज्य तथा उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इन्हीं के क्षेत्र से होकर के जाता था, इसलिए इन पे कोई अंकुश लगा नहीं सकता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से शासक बन गया जब सब कुछ अधिकार इसके पास हो ही गए। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, मतलब क्या, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दिया। अब देखिए ये प्रश्न बनता है कि किस शासक ने मुगलों के नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दिया? तो वो कौन है? बुरहान उल मुल्क। और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान से सेवकों को नियुक्त कर दिया, उसको हटा करके अपने निष्ठावान जो उनके लिए बनने वाले थे वो उनको नियुक्त कर दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। अब ये तो जो क्रियाकलाप है कि देखिए, पहली चीज तो यह है निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया, इनको हटा दिया गया मुगलों के। फिर धोखाधड़ी के जागीर के अधिकारियों के खातों की भी जांच इसने करवाया। वो कौन है? बुरहान मुल्क। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी जिलों के राजस्व को फिर से निर्धारण किया गया। ये इसके क्रियाकलाप को बता रहा है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कंफ्यूज करने के लिए बता सकता है कि ये किसने किया, दूसरे शासक का नाम दे सकता है। अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ भूमि, कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला दिया। अब इसका देखिए क्षेत्र भी कैसे बढ़ रहा है। वो क्या कर रहे? राजपूत जमींदारों और बुंदेलखंड के अफगानों, मतलब रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ जमीन, कहाँ किसकी? रुहेलखंड में कहाँ किसकी जमीन थी? अफगानों को। कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। अब राज्य किसकी निर्भरता किस पे थी? स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। अब इजारादार क्या है? ठेकेदार है, तो सबसे अधिक बोली लगा रहा है कि मैं इसका जो है सबसे अधिक राजस्व आपको दूंगा। तो वो कौन है? वो इजारेदार है, ठीक है।
इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। अब क्या है कि स्थानीय साहूकार जो है राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दी गई थी। इन परिवर्तनों के कारण फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इजारेदारों को राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान की गारंटी देते थे क्योंकि ठेका लिए थे, और स्थानीय साहूकार जो है वो क्या करते थे, उनका रोल क्या था, राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। वो कहते थे ठीक है आपको इतना भुगतान किया जाएगा साहूकार लोग। तो निश्चित रूप से क्या है कि अब साहूकार सेठों का रोल उसमें बढ़ गया क्योंकि इजारेदारों का निर्भरता किसके ऊपर हो गई, साहूकारों और सेठ के ऊपर। अब आते हैं बंगाल की चर्चा करते हैं। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायक थे। पहले क्या थे, यही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना पड़ेगा आपको, इसे तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि बंगाल के पहले नायक थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। क्या थे वो, प्रतिनियुक्त थे, प्रतिनिधि थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, मतलब कह रहे हैं कि इनको औपचारिक रूप से सूबेदार की मान्यता कभी नहीं दी गई। ये प्रतिनियुक्ति थे, ऐसे डिप्यूटी काम करते थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा था क्या वो सूबेदार, नहीं, कभी अस्थायी रूप से वो नहीं बने, वो ऐसे डिप्यूटी प्रतिनियुक्ति के रूप में काम करते थे। उसने बहुत जल्दी सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली, और लेकिन उसने जो सूबेदारों की जो ताकत होती है, न चाहते हुए सूबेदार न होते हुए पूरी उन ताकतों को अपने हाथ में ले लिया जो कि एक सूबेदार के हाथ में होती है। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दे दिया। अब क्या है, देखिए इससे कैसे कंट्रोल कर रहा है। उसने कहा ठीक है, जो वो ले रहे हैं, इससे कहा कि हम पुनर्निर्धारण कर दे रहे हैं। अब पुनर्निर्धारण करने का परिणाम क्या हुआ कि जो मुगलों को पहले राजस्व जाता था उसमें पूरा फेरबदल उसने कर दिया जानबूझ करके कि भैया हम पुनर्निर्धारण कर रहे हैं और यह आज की स्थिति ये है। ठीक है, सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ये देखिए परिणाम हो रहा है कि जो लीनियंसी या जो उदारता केंद्रीय शासन का था वहां पे खत्म हो गया। अगर केंद्रीय शासन कहता था भाई ठीक हमारे 2 रुपया भेज दीजिए, तो वो कहते ठीक हम 2 रुपया आपको भेजेंगे। क्यों? क्योंकि 2 रुपया मुझे मिलता है। लेकिन अब वो एक शासक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो कहा भी, तो उसने कहा कि ठीक हम 2 रुपया तो आपको भेजेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए स्वयं निर्धारण शुरू कर दिया। कहा कि नहीं भैया, स्थानीय लोगों से इजारेदारों से कहा कि नहीं मुझे अब 5 रुपया दीजिए। अब जब 5 रुपये देने लगे तो निश्चित रूप से इनका शोषण शुरू हो गया। जब इजारेदार इतना स्थिति को नहीं दे पा रहे थे तो वो स्थानीय सेठ साहूकारों से वो उधार लेना शुरू कर किए। जब उससे उधार लेना शुरू कर दिए तो सेठ साहूकारों का जो है नियंत्रण शासन के बीच उनका हस्तक्षेप बढ़ना शुरू हो गया, और इस प्रकार से इजारेदार जमींदार कमजोर हो गए और केंद्रीय सत्ता भी कमजोर होना शुरू हो गई। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने के बाद जमींदारों में काफी बदलाव आया। ठीक है, राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध बना था वह
वर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्ध हो गया। इसका नाम याद रखिएगा कि जगत सेठ का घराना साहूकार घराना कब प्रसिद्ध हुआ? अली वर्दी खान के ज़माने में। क्यों? क्योंकि अब जो है इजारेदार कमज़ोर हो चुके थे। अब सत्ता की बागडोर हस्तक्षेप ज़्यादातर शासन की निर्भरता जो है इन्हीं पर सेठ साहूकारों पर हो गया था और जमींदार काफ़ी रूप से कमज़ोर हो चुके थे। यद्यपि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें इनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। क्या कहते हैं? प्रथम कथा कि अगर हम बहुत ध्यान से अगर इनको हम देखें तो लगेगा कि इसमें काफ़ी कुछ समानता है। तो समानता की चर्चा कर रहे हैं कैसे? कहते हैं कि यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा ही स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। क्या है? किसकी व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे? मतलब क्या है कि ये अभिजात जिनको कि केंद्रीय शासन ने अधिकार दे रखा था, लेकिन इनका रोल या उनकी भूमिका जो हमेशा संदेह से भरी रहती थी। विशेषतः ये जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से ये अली वर्दी खान का दरबार है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि दरबार क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, उनके कर कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। ठीक है, उन्होंने जो कर प्राप्त करना मुगलों के किसी तरीके से भिन्न कर दिया। ठीक है, कर संग्रह करने के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रह करके तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राज्य वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी व्यवस्था देखिए अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है, इनकी निर्भरता बढ़ गई। इसका परिणाम क्या होता है? इजारेदारी की प्रथा जो मुगल द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। मुगलों ने कहा कि भाई हम ठेके पर काम नहीं करवाएंगे इस तरीके से। उन्होंने जमीनों का मूल्यांकन किया था, राजस्व उसी हिसाब से राजस्व मिलता था। अब इन लोगों ने क्या किया? इजारेदारों को दे दिया कि हमको इतना पैसा आप दीजिए। तब पैसा का परिणाम क्या हुआ कि नीचे शोषण शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी, तथा देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विशेषताएं विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन तीनों में क्या विशेषता है कि महाजनों और वणिक, जिसकी मैं बता रहा हूँ कि सेठ साहूकारों का जो है, चूंकि शासन की निर्भरता धन के लिए इन पर बढ़ गई थी, इजारेदारी व्यवस्था फेल हो रही थी, तो इनका जो है हस्तक्षेप यहाँ पे बढ़ने लगा था। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारादारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से खुद अपने जोत के कारिंदों के जरिए कर वसूल लिया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। अब क्या है? इजारेदार जो है ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे और वसूली कर नहीं पा रहे थे, तो ये पैसा किससे वसूलते थे? यह सेठ साहूकारों से लेते थे। तो इजारेदारों ने क्या किया? जब ये पैसा नहीं दे पा रहे थे तो इनकी जमीन को सेठ साहूकार जो है खरीद लिया करते थे। जब खरीद लेते थे, अब कर वसूली का काम ये खुद करते थे। इनके जो एजेंट होते, कारिंदा एक तरह से एजेंट, वो खुद जाकर के इनसे वसूली किया करते थे। इस प्रकार से इजारेदार एक तरह से निष्क्रिय रूप में चले गए और सेठ साहूकारों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब आता है कि राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर, कौन?
और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने मुगल शासन को अपना की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बदले में उन्हें अपने वतन जागीरों पर पर्याप्त सहायता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। भाई अधीनता स्वीकार कर लिए थे और राजपूतों की जरूरत मुगलों की थी, इसलिए उन्होंने कहा भाई ठीक भाई अधीनता स्वीकार कर लो और अपना जो काम जैसे कर रहे हो करते रहो। इसलिए ज़्यादातर जो इनको स्वायत्तता मताधिकार इनको ज़्यादा मिल गया था राजपूतों को। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपनी नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। अब देखिए क्या होता है, किसका बात है, गुटबाजी में कौन फंसा? जोधपुर के राजा अजीत सिंह। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। कहाँ कहाँ पर किसको मिला वही आपको याद करना है। अजीत सिंह को कहाँ की मिली? गुजरात को। जय सिंह को कहाँ की मिली? मालवा की। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों को नवीनीकरण कर दिया। अब देखिए यहाँ पर उसी की बात तो कर रहा है। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का आधी राजस्व स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज था जिसने की मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर, महाराणा प्रताप, देखिए इनकी चर्चा कर रहा है जिसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र में नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अभिजात अधिराज्य को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। ठीक, अब देखिए जो लोग अपने निर्णय पर अडिग उनकी बात, वो मात्र राणा प्रसाद। अब देखिए कहता क्या, बादशाह जहांदार शाह ने इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के आसपास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। नागौर को किसने जीता? जोधपुर राजघराने ने, और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर देखिए अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कौन किस क्षेत्र को मिला रहा है ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि किसने बूंदी पे कब्जा किया, किसने कहाँ कब्जा किया और किसने नागौर को मिला है। ये आपको पॉइंट, आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना पड़ेगा, है ना। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। मुगलों ने जो है इनको कहाँ की सूबेदारी दी? आगरा की। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, हम जिस राणा प्रताप की बात करना चाहते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए 1572 में राणा प्रताप, इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह सेकंड और माँ का नाम था जयवता बाई सोनगरा। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ किला में हुआ। बाद में इसी राणा प्रताप ने अपनी राजधानी उदयपुर चावड़ बनाया था और मेवाड़ राज्य को इन्होंने स्थापित किया था और इन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। कहते हैं इन अभियानों ने इन रजवाड़ों पर काफ़ी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है। अब कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सत्ता के केंद्र बने
पहाड़ियों की चोटियों पर क्यों बनाए? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिससे कि दुश्मन ऊपर चढ़ ना पाए आसानी से और वो ऊपर से जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला करें। इसलिए ज़्यादातर किलों को पहाड़ियों पर बनाया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। व्यापक किलेबंदी के साथ साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण मतलब जल की भी व्यवस्था करने हैं। देखिए चित्तौड़ का किला राजस्थान को दिखा रहा है। संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी और बावली जैसे कई जल निकाय थे। जयपुर के राजा जयसिंह की वो चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 1732 के एक फ्रांसीसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये वर्णन किस राजा के बारे में है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राजा जयसिंह के बारे में बात कर रहे हैं। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे अपने आगरा के सूबेदार रहे। कहाँ 12 वर्ष के लिए, और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। ये जिसको मैं तेजी से बोल रहा हूँ, दबाकर बोल रहा हूँ, यही सब आपको याद करना रहेगा। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव कहाँ से कहाँ तक फैला था? दिल्ली से लेकर के नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। अब जयपुर में जंतर मंतर, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी की 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। अब देखिए ये इनका जो जंतर मंतर है कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया उनका नाम बता रहा है, और खगोलीय पिंडों का जो क्या कैसे करते थे, जो इस तरीके से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी की छाया जो है किन किन क्षेत्रों पर कैसे कैसे पड़ती जा रही है, वो छाया कैसे कम हो रहा है, उसके आधार पर खगोलीय पिंडों का ये जंतर मंतर इसीलिए कहा गया कि जैसे एक आदमी कहता है जंतर मंतर, मतलब एक तरह से क्या है, जादूगर टाइप की चीज़ है। इससे ये बताते थे कि इस समय कितना समय हो रहा है, छाया को देख करके कि मतलब उस तरह घड़ी नहीं थी कि 3 बताएं कि 5 बज रहा है, लेकिन वह समय का निर्धारण कर लिया करते थे इन जंतर मंतर की सहायता से। अब मेहरानागढ़ किला ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। अब देखिए आज़ादी हासिल करना, अब वो कह रहे हैं कि अब वो उनकी चर्चा करने जा रहे हैं जो लोगों ने अपने से सत्ता को पाया है, जिनके ऊपर कोई भी ये पहले मुगल के अधीन नहीं रहे हैं, तो वो उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। सिख, अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में कब हो गया है? 17वीं शताब्दी के दौरान राजनैतिक सत्ता के रूप में संगठित हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, कब हुआ है? 17वीं। इससे पंजाब के क्षेत्रीय अब ये चूंकि राजनीतिक शक्ति के रूप में आ गए तो इनको राज निर्माण को बढ़ावा मिला। देखिए 1699 में सिख राज्य गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, खालसा पंथ को स्थापित किया। खालसा से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा, इसको पढ़ चुके हैं। 1708 में अब ये खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। और इसके बाद अपना शासन सत्ता स्थापित करने के लिए इनको जो है राजपूतों और मुगलों दोनों से लड़ाई लड़नी पड़ी। ये नहीं है कि केवल उन्होंने मुगलों से लड़ाई किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। किसने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? बंदा बहादुर।
ठीक है। और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़ करके अपने शासन को सार्वभौम बताया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मंदा बहादुर ने क्या किया कि इनके नाम का सिक्का भी चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि पूर्णतः आपने स्वतंत्र मान लिए कि अब हमारा इनके ऊपर मतलब कि न तो राजपूतों का न मुगलों का अब हमारे पे कोई असर नहीं है, हम खुद में स्वयं में एक सार्वभौम सत्ता है। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। किन नदियों के बीच में? सतलुज और यमुना। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। अब देखिए क्या है, ये ग्रुप बना लिए थे। जत्था तो आज भी हम लोग कहते हैं कि अरे एक जत्था जा रहा है, ग्रुप बन गया। जैसे होता है ना, कहते हैं कि एक बटालियन जा रही है, एक कंपनी जा रही है। तो उसी तरीके से सिखों ने अपने को किसमें बनाया था? दो ग्रुप में, एक जत्था कहलाता था, दूसरा मिसल कहलाता था। और इनकी संयुक्त सेनाओं को क्या कहा था? दल खालसा। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। कहाँ मिलते थे? अमृतसर में। और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। यहाँ पर मिल करके कब मिलते थे? बैसाखी और दिवाली में। ये आपस में निर्णय लेते थे और उसे कहा क्या जाता था? गुरुमत्ता, मतलब गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था क्या है, इसको देखिए। जिसके ये सब तो देख सकते हैं आप, हैं। अब ये राखी व्यवस्था वो नहीं है कि जो रात का है। राखी व्यवस्था क्या है सिखों की? किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। एक तरह से क्या है कि उनको गार्ड करते थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए राखी व्यवस्था थी। कहते थे भाई देखिए, अपनी उपज का 20% आप हमको दे दीजिए और हम आपका संरक्षण करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज्य करेगा खालसा। मतलब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मंत्र दे दिया कि भाई आपको शासन करने का अधिकार मिला है, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इस प्रेरणा से क्या होता था कि सिखों की मनोबल काफी ऊंचा रहता था। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। वही अहमद शाह अब्दाली जिसने कि ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ करके सार्वभौम शासन की घोषणा की। कब किया? 1765 में खालसा ने कहा कि अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। मतलब जो बंदा बहादुर के समय था वही शब्द इस पर किया गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंध से यमुना तक फैले हुए थे। कहां से कहां तक फैल गए थे? सिंध से लेकर यमुना तक इनका अधिकार फैल गया। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। मतलब कहते क्या है कि ये नहीं कि इनका कोई सिखों का केंद्रीकृत शासन था, इनके छोटे छोटे शासन थे, लेकिन वो सिखों के ही शासन थे। ये याद रखिएगा। ये नहीं कि अभी तक। देखिए अब उसके बाद क्या होता, अब देखिए क्या होता है। कहते क्या, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर एकता कायम किया और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब इन पे सब पे कंट्रोल करते हुए इसने एक बड़े सिख राज्य की स्थापना किया। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। मतलब किसके कारण हुआ? शिवाजी के कारण। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। पिता का नाम शाहजी, माँ का नाम जीजाबाई। अपनी माता और अभिभावक कौन थे? गुरु कौन हैं? दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली में पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया। सबसे पहला कब्जा इन्होंने कहाँ किया? जावली पर किया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार के पथ को प्रशस्त किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जावली पर जब इन्होंने कब्जा कर लिया शिवाजी ने, तब मवाला का जो पठार है उनका क्षेत्र का पूरा इनको मान लिया गया कि यहाँ के शहंशाह यही है। अब आगे देखते हैं कि मराठा के बारे में वो क्या कह रहे हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। अभी तीसरे राज्य के बारे में कर रहे हैं, और जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627-80 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों को क्या नाम दिया गया? देशमुख। आज भी देशमुख टाइटल जो है आप महाराष्ट्र में पाते हैं। वो कौन लोग थे? शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक और पशुचालक को क्या कहा गया? कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। किसान और कुणबी ये मराठी सेना के आधार थे। इन्हीं के दम पर शिवाजी ने लड़ाई शुरू किया। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों की चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। उनकी सेना में कौन लोग थे? गतिशील कृषक और पशुचालक, जिनको कुणबी कहते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही। वो ब्राह्मण कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। ठीक है, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री के रूप में, और ये चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। पेशवाओं का देखिए रोल है यहाँ पर, जिनको प्रधानमंत्री। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेते हुए उनके आसपास चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे, और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। मतलब वो मुगलों पर इस तरीके से हमला करते थे जिसको कहते थे गोरिल्ला वार कहते हैं, गोरिल्ला लड़ाई, कि जहाँ पर वो लड़ाई वहाँ पर लड़ते थे जहाँ पर कि मुगल शासन के सप्लाई लाइनें कट जाती थी, और आसानी से मुगलों को हरा करके वहाँ पे कब्जा कर लेते थे और लूट करके फिर वापस चले जाया करते थे। (1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने शनै शनै और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। तो कौन को क्या छीना गया? मालवा और गुजरात। किन्होंने छीना? मराठों ने। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, और साथ ही इस क्षेत्र में चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब देखिए चौथ क्या होता है। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। मतलब क्या है, जमींदार जो वसूलते थे उनका 25% कौन है? ये मराठा वसूलते थे। इसको कहा जाता था चौथ। 25% मतलब चौथाई। सरदेशमुखी क्या है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का
9 से 10% हिस्सा क्या कहलाता था? स्वदेशमुखी कहलाता था। 1737 में इसको आपको याद रखिएगा कि चौथ कितना होता है, कौन क्या वसूला जाता है, चौथ है क्या चीज और स्वदेशमुखी क्या है, बड़ी तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद, अब देखिए अब इन्होंने दिल्ली पर भी हमला किया है ना, मराठा कितनी तेजी से केंद्रीय शासन की तरफ बढ़े हैं। 1737 में इंपॉर्टेंट पर दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इसको आप समझ सकते हैं कि मराठों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन देखिए कहते हैं कि साम्राज्य में आधिकारिक रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लेने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। मतलब क्या, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया और उनके द्वारा जो है इनको जो है उपहार दिया जाने लगा, तो ये मान लिया गया कि ये मराठा सत्ता के अधीन कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सीधे सत्ता में वसूल नहीं किया, एक तरह से इनके अधीनता स्वीकार कर लिया। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उनकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेना खड़ा करने के लिए संसाधन मिल सके। अब चूंकि इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत कर दिया, राजस्व वसूली की व्यवस्था को सही कर दिया और शासन सुरक्षित हो गया, इसलिए क्या हुआ कि निश्चित से सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार शक्तिशाली हो गए, क्योंकि ये आर्थिक सैन्य तरीके से दोनों तरीके से मजबूत होने लगे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ठीक है, उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। उज्जैन में कौन सिंधिया है, इंदौर में कौन होलकर है। ठीक है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और ये महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। अब कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी, कहां पर, चंदेरी के क्षेत्र में मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर में पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर पहले ही अपने व्यापार में संलग्न थे, लेकिन अब उसने वाणिज्यिक और भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को और पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद में शामिल कर लिया था। ये सभी पॉइंट आपको याद करना चाहिए कि कहां कहां पर इन्होंने किस तरीके से अपने व्यापार को प्रभावित किया या बढ़ाया है। चंदेरी, बुरहानपुर, आगरा, सूरत, ये सभी पॉइंट, पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब अंतिम राज्य आता है जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की।
अपने नेता चूड़ामन, देखिए चूड़ामन का नाम आपको याद करना है, जो कि इनके संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। कहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हैं? दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र में। 1680 के दशक तक आते आते इन्होंने अपना प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। कहते हैं कुछ समय के लिए वे आगरा क्षेत्र के अभिरक्षक ही बन गए, मतलब तमाम अधिकार इनको दे दिया गया। जाट कौन थे? देखिए जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, कौन? जाटों का समृद्ध पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। कौन सा फला फूला? पानीपत और बल्लभगढ़ व्यापारिक केंद्र बन गए। पानीपत आज भी जो है वस्त्र के लिए बहुत फेमस जगह है, ठीक है ना। सूरजमल के राज में, अब दूसरा राजा की बात कर रहा है, सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। किसके राज्य का? जाट के, सूरजपुर के। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। अब देखिए कहाँ शरण लिए हैं लोग? जाट राज में। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। नादिर शाह के पुत्र का क्या नाम था? जवाहिर शाह। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए। अब देखिए क्या है देश के अंदर, क्या है वो कहाँ से सेना ले रहा है? मराठों से सैनिक लिए। 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। मतलब ये पूरी सेना लेकर जवाहिर शाह नहीं आए देश के अंदर मुगलों से लड़ने के लिए। सिखों से सैनिक लिए, मराठों से लिए और इनके दम पे वो जो है किससे लड़ाई किए? मुगलों से लड़ाई किए। अब यहाँ पर आइए फिर जाटों की शक्ति सूरजमल जिसकी बात हम कर रहे हैं किस समय पराकाष्ठा पर पहुंची? जिन्होंने 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, भरतपुर जाट राज्य क्या जिसको आधुनिक राजस्थान कहा था, संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें से आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिसमें, अब देखिए इनका इंपॉर्टेंट क्या कंस्ट्रक्शन है। भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था, जिसके किसने बनवाया? किसने बनवाया है? सूरजमल ने। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहीं ये तो पारंपरिक शैली में बनाया गया, लेकिन दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनवाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दींग में जो जाटों ने बनवाया है उसमें शैली कहाँ की मिली है? अंबर और आगरा की, और उसकी शैलियों को मिला करके इन्होंने विशाल क्या बनाया? बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के रूप में जोड़ा गया था, अब देखिए क्या कहते हैं, शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के रूप में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं नमूनों के रूप में बनाई गई थी। ये आपको क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद करना चाहिए, रहना चाहिए। दींग का राजमहल वो दिखा रहा है जहाँ पर कि देखिए मुख्य सभा भवन पर क्या है? बांग्ला गुंबद, बांग्ला गुंबद की वो बात कर रहा है और किनकी शैली से बनाया गया है वो बता रहा है कि दो शैलियों को मिलाकर बनाया गया है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए या जैसा कि एनसीईआरटी में हमेशा करता है कि जब भारत में क्या हो रहा है उसके समकालीन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व में क्या हो रहा है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। उसी समकालीन देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन आगे क्या कर रहा है, मतलब जन सामान्य जो है राज्य व्यवस्था में अधिकार उसको नहीं पला था। ऐसी स्थिति में पश्चिम दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। कहें कि ये स्थिति जो है
यूरोप में भी पश्चिम में भी बना हुआ था, मतलब पश्चिमी दुनिया में। अमेरिका 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। वहाँ एक कहना चाह रहे हैं, अभी मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि आम जनता का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब इस समय जो है आम जनता जो कि इनसे पीड़ित थे, अभिजात वर्ग के अंडर में काम कर रही थी, जिनको कि काफ़ी अधिकार प्राप्त थे, इनके अधिकारों को चुनौती देना आम जनता ने शुरू कर दिया और इनका जो प्रतिनिधित्व बढ़ना शुरू हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब देखिए क्या, जनता के अंदर आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि पादरीगण और अभिजात तो कुछ करते नहीं हैं, इनको केवल अधिकार मिला है, ये सब गलत है। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म सिद्ध अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। मतलब क्या है कि पादरी का बेटा पादरी या अभिजात का बेटा अभिजात, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर रहना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून, देखिए यहीं पर डेमोक्रेसी आती है एक तरह से, सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए। सरकार की सत्ता किससे बननी चाहिए? लोगों से। गवर्नमेंट बाय पीपल, और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका और अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, भारत, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में उत्तरी शताब्दी के अंतिम दशकों में जड़ पकड़ी। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। उनके कहने का मतलब ये है कि जो प्रजा, मतलब जिसको कि आप गुलाम के रूप में मान रहे हैं कि मैं तो राजा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही आपको करना है, नहीं, ऐसा नहीं अब चलेगा। नागरिक को भी समान अधिकार प्राप्त है, वो प्रजा नहीं, वो गुलाम नहीं है, उसको भी राज करने का अधिकार, उसको भी अवसर मिलना चाहिए। इसलिए जिन लोगों को विशेषाधिकार जन्मजात प्राप्त है, चाहे वो पादरी हो चाहे अभिजात हो, वो गलत है। और इसी के आधार पर जो है विश्व में लोकतंत्र की नींव पड़ी, जो कि भारत की बात तो हम बाद में करेंगे, विश्व का अधिकांश देशों में गई, जहाँ पर कि एक कॉन्सेप्ट आया कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, आशा है कि हमने इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है और अब नए बुक में 8वीं में चलेंगे, जहाँ पर कि मॉडर्न इंडिया को हम कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय।